वेलकम स्टूडेंट्स, हियर भूपेंद्र सिंह चौहान। और आज हम अपने 12th एमपी बोर्ड के सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। लेसन 5 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अच्छे से पढ़ा है, उनको समझा है, मीनिंग्स भी देखे हैं, क्वेश्चन आंसर क्या लिखने हैं नहीं लिखने हैं, कॉपी कैसे कंप्लीट करना है वो भी बता दिया गया है। तो अब बुक ओपन करें और 5th लेसन देखेंगे हम। 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। है ना, हम सफलता के बारे में कहते रहते हैं कि सफलता हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस। तो 10 प्राकृतिक नियम है जिसका यदि हम पालन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जल्द सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। तो इसमें हम देखें, पहले तो इंट्रोडक्टरी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हु इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, कि एक सफल व्यक्ति कौन है, और दूसरा है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड, कि वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, लीड करता है, बिताता है। तो ये हम देखेंगे सफल व्यक्ति कौन होता है, कैसे 10 नियमों का पालन करने से हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक ये पिक्चर दी हुई है, तो दिख रहा है कि कोई भी डायरेक्ट इन 10 प्राकृतिक नियमों को हासिल नहीं कर सकता है। वो तो एक एक स्टेप है जिसको हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए उसका पालन करते हुए। और क्या दिख रहा है हमें चित्र में कि इसमें टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया और जल्दी आपको सफलता मिल गई। जितना बड़ा लक्ष्य उतना ज़्यादा टाइम और उतनी ही बड़ी सफलता, है ना। अपनों को हर दिशा में प्रयास करना पड़ता है अपनी सफलता के लिए, है ना, जिस भी और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और कोई भी इसमें जो प्राकृतिक नियम है वो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कैसे, जैसे हमें दिख रहा है सीढ़ियों में, तो जो 8वें 9वें 10वें नियम तक का पालन करना चाहता है तो उसको पहले नीचे के 10 नियमों को कंटिन्यूस पालन करना पड़ेगा। तो ये तो हम जानेंगे कि क्या है ये 10 प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ। नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ, कि जो प्राकृतिक नियम है जैसे कि ग्रेविटी यानी क्या, गुरुत्वाकर्षण। ये क्या है, फंडामेंटल पैटर्न है, यानी कि एक मूलभूत उदाहरण है किसका, नेचर एंड लाइफ का, प्रकृति और जीवन का, है ना। अपना जीवन में हम जिस पृथ्वी पे जहाँ रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में, वहाँ पे ग्रेविटी एक नेचुरल नियम है ना। जैसे बारिश होती है तो आसमान से ही नीचे गिरती है ना, नीचे से ऊपर तो नहीं जाती है। तो ये सब कुछ प्राकृतिक नियम है और ये प्रकृति और जीवन का एक मूलभूत उदाहरण है। एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रेविटी को। दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर, और ये जो नेचुरल लॉज होते हैं ये खुद का डिस्क्राइब करते हैं, यानी वर्णन करते हैं जैसे वो वास्तव में है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई धोखा है या अंधविश्वास से, कुछ आंखों का धोखा नहीं है, सब कुछ जैसा है वैसा दिखता है वो। एज अपोज्ड टू हाउ वी थिंक दे आर और हाउ वी विश दे वर। अपोज करना यानी विरोध करना, कि और ये प्राकृतिक नियम विरोध करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं और हम कैसी इच्छा रखते हैं, है ना। मतलब हमारे सोचने और उसके इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। प्राकृतिक नियम जो हैं वो वैसे ही रहने हैं। Whether we agree with them or not, these laws ultimately govern our lives and operate independent of our awareness and wishes. तो इसमें 2-3 शब्द हैं। गवर्न करना मतलब संचालित करना, और अवेयरनेस यानी जागरूकता। इसमें एक और वर्ड है ये ऑपरेट करना मतलब संचालित करना, ऑपरेट करना मतलब काम करना। तो भले ही हम इन प्राकृतिक नियमों से सहमत हों या ना हो, लेकिन आखिरकार ये नियम ही है जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं और स्वतंत्र रूप से हमारी जागरूकता और हमारी इच्छा से स्वतंत्र होकर ये काम करते हैं, है ना। हम चाहे इनसे परिचित हो ना हो, हमारी कैसी भी इच्छा हो, लेकिन ये इस सबसे स्वतंत्र रह के अपना काम करते हैं। Obeying them can help us gain control of our lives, कि यदि हम इनका ओबे करते हैं, इनका पालन करते हैं, तो इससे हमारे जीवन पे हमें नियंत्रण प्राप्त होगा, हम नियंत्रण प्राप्त करेंगे। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, हमारे जो संबंध है उनमें सुधार होगा।
इंक्रीज अवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, हमारी जो व्यक्तिगत उत्पादकता है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और हम आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे, है ना, एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो ये तो एक जनरल बात थी इसके बारे में, लेकिन जो 10 नियम है, अब यहाँ से हम एक एक पैराग्राफ में एक एक लॉ को, एक एक नियम को देखते हैं कि क्या है। तो लॉ फर्स्ट, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम, कि आप अपने लाइफ को नियंत्रित कैसे करते हैं, अपने टाइम को नियंत्रित करने के द्वारा, है ना। टाइम नियंत्रण में रहेगा तो लाइफ आपकी वैसे ही चलती रहेगी। कंट्रोलिंग अवर लाइफ मीन्स कंट्रोलिंग अवर टाइम, एंड कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन अवर लाइफ। तो आप बात को समझे अच्छे से, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख ले कि हमारे जीवन को नियंत्रण करने का आशय है कि हमारे टाइम को नियंत्रित करना, और हमारे टाइम को नियंत्रित करने का आशय है कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रित करना। हमारे जीवन में जो चीज़ घटना घट रही है तो वो टाइम तो ले रही है, यानी कि आप अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसको आप नियंत्रित करें कि आप क्या अपने जीवन में चाहते हैं कि क्या घटनाएं आपके साथ घटे, है ना। आप किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वैसा ही आपका टाइम बीतेगा, और जैसे जिस चीज़ में आप अपना टाइम बिताएंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। आगे देखते रहें। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल, यानी कि आपको अब टाइम मैनेजमेंट, जो समय प्रबंधन है, उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और शुरू करना चाहिए घटनाओं के नियंत्रण करने पे, है ना। टाइम तो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं, उस चीज़ पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। टू ऑफन वी थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज समथिंग टू डू विथ अवर वॉचेस। अक्सर, है ना, ये जो ऑफन शब्द है ये एक दो बार और भी इस लेसन में आएगा और आगे भी आता रहेगा, है ना। ये ऑफ्टन नहीं, ऑफन है, कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो समय प्रबंधन है उसका कुछ ना कुछ लेना देना हमारी घड़ी से, है ना। मतलब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो घड़ी के हिसाब से चलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं। द ओनली थिंग अ वॉच टेल्स यू इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई, कि जो घड़ी है वो सिर्फ आपको ये बताती है कि सूरज को इस ओर से उस ओर जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। सूर्योदय से सूर्यास्त होने में कितना टाइम लगेगा है, सूर्यास्त से सूर्योदय होने में कितना टाइम लगेगा, बस घड़ी तो ये बताती है। दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, तो ये एक ऐसी घटना है जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना। सूरज तो अपने हिसाब से चलेगा। द रियल इशू इज व्हाट इवेंट्स कैन आई कंट्रोल, तो वास्तविक विषय क्या है कि क्या घटनाओं पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, है ना, ये हमें पता तो होना चाहिए। तो फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ मेक्स ऑल द डिफरेंस, तो हमारे जीवन पे होने वाली घटनाओं पे यदि हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसी से काफ़ी अंतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पे ध्यान देना है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो क्या ना हो। आप जो करेंगे वो होगा, जो आप चाहेंगे वो होगा। इसके बाद सेकेंड लॉ देखें, योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। अब देखें कुछ शब्द अपने हमें अपनी मानसिकता से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, और जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे से समझे, है ना। लेसन बहुत ही अच्छे राइटर ने लिखा है और इनका जीवन भी मोटिवेशन से भरा हुआ है ना। हम देखेंगे, हिरम ने लिखा हुआ है ये, हिरम स्मिथ ने। तो देखते रहें, मीनिंग्स लिखते रहें बुक में पेंसिल से, कि यूर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। गवर्निंग वैल्यूज क्या होती है, यह होते हैं प्रबंधन मूल्य। प्रबंधन मूल्य क्या होता है तो ये आपको इस लॉ के खत्म होते होते समझ में आ जाएगा, इसलिए मेरे को अलग से एक्सप्लेन नहीं करना है। और फाउंडेशन मतलब आधार को कहते हैं, सक्सेस, सफलता, फुलफिलमेंट यानी इच्छा पूर्ति, कि हमारे जो प्रबंधन मूल्य है वो आधार हैं हमारे व्यक्तिगत सफलता और इच्छा पूर्ति के। Each of us lives according to a unique set of governing values, कि हम सभी अपने जीवन में एक विशेष तरह के प्रबंधन मूल्यों के साथ जीते हैं, है ना। प्रबंधन मूल्य होते हैं, क्या है ये हमें समझ में आएगा आगे। These values are the things that are most important to you, कि ये कौन सी वैल्यू है, कौन से मूल्य हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं, है ना। जो चीज़ें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके प्रबंधन मूल्य हैं। They are represented by the clearest answer you give to these questions, और
ये किस चीज़ से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर से आप समझ सकते हैं कि क्या होते हैं प्रबंधन मूल्य। जैसे कि कौन से प्रश्न, व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन की सबसे उच्चतम प्राथमिकताएं क्या है, एंड ऑफ दिस प्रायोरिटीज विच डू आई वैल्यू मोस्ट, और इन सभी प्राथमिकताओं में से मैं सबसे ज़्यादा मूल्य किसको देता हूँ, है ना। जैसे किसी के जीवन में पैसे कमाना प्रायोरिटी है, किसी के जीवन में कुछ भी, किसी को सुखी देखना उसकी प्राथमिकता है, तो ये सब अलग अलग हो सकती है। इवन दो अवर गवर्निंग वैल्यूज आर अवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, तो जो हालांकि हमारी जो प्रबंधन मूल्य होते हैं वही हमारे सबसे उच्चतम प्राथमिकताएं होती है ना। जैसे किसी को ईमानदारी पे चलना है तो वो उसके प्रबंधन मूल्य हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटीज, जिसको हम कहते हैं ना कि सिद्धांत, कि मैं अपना सिद्धांतवादी हूँ, मैं अपने इन सिद्धांतों पे चलता हूँ। कोई अच्छा व्यक्ति अच्छे सिद्धांतों पे चलेगा, बुरा व्यक्ति बुरे सिद्धांतों पे चलेगा, लेकिन जो उसकी प्राथमिकता है वही उसके प्रबंधन मूल्य है। There often exists a gap between these ideals and our present realities. और अक्सर क्या होता है कि हमारे जो आदर्श होते हैं, जो हमारे प्रबंधन मूल्य होते हैं, और जो हमारी वर्तमान वास्तविकता होती है उसमें एक गैप होती है ना। हमारे सिद्धांत बनाना, आदर्श बनाना, प्राथमिकताएं बनाना, हमारे प्रबंधन मूल्य होना, ये हमारे सोचने और विचार करने से, मंथन करने से तो ठीक है, लेकिन वर्तमान वास्तविकता तो अलग हो सकती है, तो गैप होती है। आवर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज इज नेवर परफेक्ट, कि जो हमारे कार्य होते हैं अपने इन मूल्यों को लेके वो कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं। यानी कि आप 100% गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल अपने प्रबंधन मूल्य के अनुसार कर रहे हैं। बट एज वी इम्प्रूव वी ब्रिंग टूगेदर व्हाट वी डू, व्हाट वी वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे हम अपने अंदर सुधार करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो हम ये देखते हैं, तो हम अपने अंदर हम जो करते हैं और हम जिस चीज़ को मूल्य देते हैं वो दोनों साथ में आने लगेगी, उनमें तालमेल बैठने लगेगा, क्योंकि आप जो चाहते हैं, जो आपके मूल्य हैं उसके अनुसार आप कर भी रहे हैं, है ना। और ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट से होगा, ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में कुछ सोचा और हो गया। तो ये था दूसरा नियम। फर्स्ट नियम में अपने क्या पता चला कि हमें अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण करना है। सेकेंड में कि हमें अपनी जो गवर्निंग वैल्यूज हैं उसको अपने जीवन में उतारना है और उस वैसे ही कार्य भी करना है। इसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड लॉ क्या है कि व्हेन योर डेली एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज यू एक्सपीरियंस इनर पीस। क्या कि जब आप अपने दैनिक जो गतिविधियां हैं उसमें जब आपके प्रबंधन मूल्य रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, तो आपको आंतरिक शांति का अनुभव होता है ना। क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति कौन है, क्योंकि जो जैसे जीना चाहता है वैसे जी रहा है, वैसे कर्म कर रहा है, वैसे उसको परिणाम मिल रहे हैं, तो वो संतुष्ट है, उसको इनर पीस मिल रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यूज यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, कि जब भी आप कभी पहचान कर लो, आइडेंटिफाई कर लो अपने प्रबंधन मूल्य की, कि आपके प्रबंधन मूल्य क्या है आपके जीवन में, तो आपको उसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, है ना। ज़रूर कुछ करना चाहिए जब भी आपको लगे कि आपके लिए ये सिद्धांत है, ये आपके मूल्य है। योर वैल्यूज मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन एज मेजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट गोल्स। इसमें 2-3 पहले मीनिंग देखें। मेजरेबल मतलब मापने योग्य, अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य, लॉन्ग रेंज मतलब दूरगामी की बात हो रही है कि लंबे लॉन्ग रेंज के हों, इंटरमीडिएट कहते हैं मध्यम को। तो कहा है कि आपके जो ये मूल्य हैं, है ना, वो उसी तरह से अभिव्यक्त हों, मतलब वो अभिव्यक्त हो सके कि वो दूरगामी हो या फिर मध्यम लक्ष्य हो, लेकिन वो कैसे हो, मापने योग्य हो और प्राप्त करने योग्य हो, है ना। आप उस टाइप से आपके अभिव्यक्त होने चाहिए कि वो मापने योग्य हो। ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ लाने की बातें हो रही है ना। जो हो सकता है वो करेंगे हम, चांद पे जा सकते हैं, मंगल पे जा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि वो यहाँ आ गए या फिर ऐसा कुछ। तो मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य हो, ऐसे ही लक्ष्य रखे, भले ही वो चाहे बड़े हों लेकिन मध्यम भी हो तो चलेंगे। विच कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क्स दैट विल मूव यू टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट। और इससे क्या होगा कि फिर वो चेंज होते रहेंगे अपने डेली टास्क में, है ना। हम उनको अपने डेली टास्क में, डेली जो लक्ष्य है उसमें हम उतार लेंगे और इससे हम आगे बढ़ेंगे उन अपने प्रबंधन मूल्यों के
उपलब्धि की ओर, है ना, जो हमारे लक्ष्य हैं, वैल्यूज हैं, उनके उपलब्धि की ओर। एज यू कंसंट्रेट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अचीविंग टास्क्स दैट हैव रियल मीनिंग इन योर लाइफ, यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड अचीव इनर पीस, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी। तो इसमें 2-3 शब्द देखे। पहले कंसंट्रेट करना मतलब ध्यान केंद्रित करना, और प्रोडक्टिव तो उत्पादक को कहते हैं। इसमें फुलफिलमेंट यानी इच्छा पूर्ति की बात हो रही है, यूनिटी यानी एकता। तो समझाया है कि जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं अपने टाइम और एनर्जी के ऊपर, कि आप जिस लक्ष्य के, जिस टास्क को प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप उस टास्क में अपने टाइम और एनर्जी पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो और कैसे लक्ष्य, कैसे टास्क जिसका आपके जीवन में कोई वास्तविक अर्थ है, तो आप इससे ज़्यादा उत्पादक बनेंगे और आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे, इनर पीस का। और ये आंतरिक शांति कैसी होगी? जो कि बिल्कुल इच्छा पूर्ति और एकता की भावना होगी, है ना। हम जब दिन समाप्त हो जाता है तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, ये सोच के कि आज अपनों ने जो सोचा वो पूरा किया भी। तो वो जो भावना होती है वो एकदम फुलफिलमेंट की भावना होती है। इसके बाद फोर्थ लॉ टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल यू मस्ट लिव योर कंफर्ट जोन। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है इसमें कि आपने को किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य पे यदि पहुंचना है तो आपको अपने आराम क्षेत्र से को त्यागना होगा, है ना। कंफर्ट जोन यानी आराम क्षेत्र। हम सभी का एक आराम क्षेत्र होता है, जैसे हम देखते हैं, इसे में समझ में आ ही जाएगा। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जो बाहरी और शारीरिक आराम क्षेत्र है उसको समझना तो आसान है ना। आराम क्षेत्र क्या, कि जैसे अपनों ने सोच लिया कि मैं 2 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, तो अपनों ने अपने लिए एक आराम क्षेत्र बना लिया। किसी दिन 3 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, तो उसमें हमें थकान लगती है, या फिर 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, तो उसके बाद हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, है ना। हम खुद को एक लिमिटेड दायरे में बांध के रख लेते हैं। तो वो जो लिमिटेड सा दायरा है ना, वही हमारा आराम क्षेत्र है। जो उस आराम क्षेत्र से बाहर निकल के कार्य करता है तो वो अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त भी कर पाता है और फिर आगे अपने जीवन में जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो यही कि भारी और शारीरिक आराम क्षेत्र तो समझना आसान है कि भारी कैसा, कि हम वातावरण को दोष देने लगते हैं, अपने शारीरिक कुछ भी तकलीफ को दोष देने लगते हैं। बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स वी हैव। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप का अपना आराम क्षेत्र होता है, और भी आराम क्षेत्र होते हैं। समटाइम्स वी डेवलप मेंटल, कि कई बार हम विकसित कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं मेंटल यानी मानसिक, इमोशनल यानी भावनात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन यानी मनोवैज्ञानिक आराम क्षेत्र, है ना। मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आराम क्षेत्र भी हम बना लेते हैं। मेंटली सोच लेते हैं कुछ भी, इमोशनली हो जाते हैं, सामाजिक, समाज को दोष देने लगते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी हम अपने साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। तो दिस कैन बी मच मोर डिफिकल्ट टू लिव देन आवर फिजिकल कंफर्ट जोन। तो इनको त्यागना ज्यादा कठिन होता है हमारे शारीरिक आराम क्षेत्र से भी। लिविंग आवर कंफर्ट जोन्स रिक्वायर एफर्ट एंड कमिटमेंट, कि अपने आराम क्षेत्र को त्यागने में प्रयास और वचनबद्धता दोनों चाहिए, है ना। प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन वचनबद्धता, उस पर कंटिन्यूसली, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, वो कमिटमेंट जरूरी है। इसके बाद 5th लॉ देखते हैं कि डेली प्लानिंग लिवरेजेस टाइम थ्रू इंक्रीज्ड फोकस। लिवरेजेस का मतलब क्या है? इसमें देखिए 3 नंबर लिखा है, ये जितने भी ऐसे नंबर लिखे हुए किसी वर्ड के ऊपर, उसमें बुक में नीचे मीनिंग दिया हुआ है कि जो प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, है ना, उसको लिवरेज कर कहते हैं, जो प्रभावित कर सके। तो जो डेली प्लानिंग है ना, डेली प्लानिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? जो दैनिक नियोजन है, जो हमेशा का नियोजन, जो प्लानिंग हम करते हैं, तो प्रभावित कर सकता है हमारे टाइम को ज़्यादा फोकस के द्वारा, है ना। हम जो ध्यान केंद्रित करते हैं उससे हमारे डेली प्लानिंग को प्रभावित कर सकता है। तो इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटीज कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। तो हम थोड़ा सा अगर अपना टाइम को निवेश करें एक निश्चित गतिविधि के लिए, तो उससे हम अपने दिन भर में काफ़ी टाइम को फ्री भी कर सकते हैं। जैसे क्या, आगे देखते रहें। अ डेली प्लानिंग सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल। आप डेली एक प्लानिंग सेशन बनाएं, अपना एक योजना का एक सत्र बनाएं कि इस
इस कुछ समय में मुझे अपने आगे की पूरी प्लानिंग करनी है कि दिन भर में मुझे करना क्या है, तो वो क्या है कि टाइम को लेवल करने का काम करेगा। द कॉस्ट इज स्मॉल, ओनली 10 to 15 minutes a day, but you will enjoy many benefits all day long, such as clearly defined tasks. तो इसमें कितना टाइम लग सकता है प्लानिंग करने में सत्र में, कि बहुत ही कम लागत है, इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से दिन भर में, और इससे आप क्या है कि दिन भर अपने आनंद लेंगे अपने लाभ का, क्योंकि आपने चीज़ों को एकदम फिक्स टास्क के रूप में रख लिया है और आपको पता है कि आपको यही करना है। तो वो जो डिफाइंड टास्क, जो पहले से निर्धारित टास्क होंगे, उसमें आपको मज़ा भी आएगा और टाइम भी बचेगा। विद डेडलाइंस इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टास्क, कि जब डेडलाइंस कहते हैं समय सीमा को, कि जब कोई समय सीमा हमारे सामने आ जाती है, जब हम समय में बंद के रह जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस बढ़ा देते हैं, और लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे। और बहुत ही कम टाइम देते हैं, मतलब लगता है हमारे प्रोजेक्ट्स जो भी हमारे काम है उसमें, और इससे और जो दिन का अंत होता है, दिन के समाप्ति पे हमें जो समाप्ति की भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, कि जो मैंने पहले भी बताया वैसे ही बात कही है कि दिन खत्म होने के बाद जब हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल माइंड फ्री होके कि अपनों ने सारा काम निपटा दिया, बिल्कुल जो अपनों ने टास्क रखा, तो वो डेली प्लानिंग से ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। इसके बाद 6th लॉ देखें कि यूर बिहेवियर इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव, कि आपका जो व्यवहार है, अब इसमें देखो व्यवहार एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा आगे के सारे लॉ में, कि आपका जो व्यवहार है वो प्रतिबिंब है कि आप जो वास्तव में सोचते हैं। देखो इंसान जैसा सोचता है, जैसे उसके विचार होते हैं, वैसा ही उसका व्यवहार भी होता है। All of us have had instances where we thought we believed something to be true, but in fact were doing nothing about it. तो हम सभी के साथ ऐसे घटना घटती है जब हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई विश्वास बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बावजूद भी वास्तविकता ये है कि हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। जैसे हम ये तैयारी कर रहे हैं 12th की, तो बहुत से स्टूडेंट, सबको पता है, इनका ये विश्वास बिल्कुल सही है कि भाई पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे और अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे उस अपने विचार पे अमल नहीं करते हैं, वो उसके लिए कुछ करते नहीं। तो हम जैसा सोचेंगे ना वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। What often happens is that we have another belief at work that is overriding or negating the belief we consciously know is true. तो अक्सर होता क्या है, देखो often शब्द आ गया, कि अक्सर होता क्या है कि एक और दूसरा जो विश्वास होता है हमारे दिमाग में, एक और दूसरा विश्वास होता है, वो ओवरराइडिंग करता है, यानी अवहेलना करता है, नेगेटिंग यानी नकारता है हमारे उस विश्वास को, जिसको हम जानते हैं कि ये बिल्कुल सही है, हम सचेत अवस्था में जानते हैं कि ये सही है, लेकिन हमारे दिमाग में उसी वक्त दूसरा एक विश्वास चल रहा होता है जो उसकी अवहेलना करता है और उसको नकारता है। तो इफ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, then our behavior will start to come in line with the correct belief. तो यदि हम रिमूव कर दें, हटा देते हैं अपने अंदर उस गहराई में बैठे हुए गलत विश्वास को, तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारे वास्तविक विश्वास के साथ लाइन में आना शुरू हो जाएगा। इन जनरल आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी रियली बिलीव। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम क्या विश्वास करते हैं, हम क्या सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही व्यवहार हमारा दिखता है बाहर। एंड इफ आवर बिहेवियर डजंट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियसली स्टेटेड बिलीफ, वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट आवर कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स। कन्फ्लिक्टिंग मतलब विरोधी। तो कहा है कि यदि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे वास्तविक विश्वास को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमें अपने उस विरोधी विश्वास के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ना, क्योंकि हमारा व्यवहार वैसा हो ही नहीं रहा है जैसा हम कर रहे हैं। तो हमारे जो नेगेटिव भावना अंदर चल रही है,
जो गलत विश्वास हमारे अंदर बैठा हुआ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद 7th लॉ, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो अपनी बुक में ध्यान दे थोड़ा सा, वैसे मैं पढ़ दूँ आपके लिए कि यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन यूर बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी। क्या कहा है? सेटिस्फाई करना मतलब संतुष्ट करना, कि आप अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं कब? जब आपका विश्वास वास्तविकता के साथ बिल्कुल तालमेल में हो, है ना। आपका जो विश्वास है वो वास्तविकता के साथ तालमेल में हो, तभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी, आप उनसे संतुष्ट हो सकेंगे। आपके सपने बड़े बड़े और वास्तविकता बिल्कुल अलग, तो कहाँ से कुछ आपकी संतुष्टि होगी आपको किसी भी काम के लिए? तो वास्तविकता के साथ तालमेल होना जरूरी है। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट? तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपका जो विश्वास है, आपका जो एटीट्यूड यानी जो व्यवहार है, ओपिनियन यानी जो आपका विचार है वो बिल्कुल सही है, या आप कैसे कह सकते हैं? तो इफ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और more of your basic needs, you probably have a correct belief। क्या कहा है कि यदि आपके व्यवहार का जो परिणाम है, यदि वो आपकी एक या एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो संभवतः आपका विश्वास सही है। प्रोबेबली मतलब संभवतः, ठीक है ना। आपके व्यवहार आपको परिणाम दे रहा है, एक से ज्यादा परिणाम दे रहा है, एक तीर से 2 निशाने लगा पा रहा है, तो मतलब आपका विश्वास सही है। कन्वर्सली मतलब इसके विपरीत, इफ द रिजल्ट डू नॉट मीट योर नीड यू कैन बेट द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। तो अगर इसके विपरीत आपके जो परिणाम है वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो यह शर्त लगा के कहा जा सकता है कि आपका विश्वास बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीव्स and destructive behavior without attacking ourselves or others, we can solve most of the human relations and productivity problems we face। इसमें 2 शब्द देखें क्या है। एक तो इनकरेक्ट बिलीव यानी गलत विश्वास की बात हो रही है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, बाकी तो इजी वर्ड है। तो बताया क्या है कि यदि हम अटैक कर सकें, आक्रमण कर सकें, हमला कर सकें अपने उस गलत विश्वास के ऊपर और उस विनाशकारी व्यवहार के ऊपर, बिना स्वयं को या दूसरों पे हमला किए बगैर, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मानव संबंध है वो भी सुधरेंगे, हमारी जो उत्पादकता की समस्या है वो भी सुधरेगी, जिसका हम सामना करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने को अपना विश्वास भी बदलना है, उससे आपका व्यवहार भी बदलेगा, क्योंकि जब आप गलत विश्वास करते हैं तो वो व्यवहार आपका विनाशकारी व्यवहार हो जाता है, आप ही को गलत परिणाम देने लगता है, ठीक है। अच्छे रूल्स हैं, इनका पालन करना कठिन हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सफलता ऐसे ही कहने से नहीं आती। 8th लॉ देखें, नेगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इन करेक्ट बिलीव्स। ये हमने पहले भी समझ लिया। क्या लिखा है कि जो नकारात्मक व्यवहार है उस पर हम काबू पा सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं अपने गलत विश्वास को चेंज करके। इनकरेक्ट बिलीव्स विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, कि जो नकारात्मक विश्वास होते हैं वो जो गलत विश्वास होता है वो नकारात्मक और स्वयं को हराने वाला व्यवहार ही उत्पन्न करता है, हम स्वयं से हार जाते हैं। Left unchecked, negative behavior will defeat your attempts to take control of your life। अगर हम नकारात्मक व्यवहार को अनचेक रहने दें, मतलब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दें जो हमारा नकारात्मक व्यवहार है, तो वो हमारे जीवन में जो हम कोशिशें कर रहे हैं अपने जीवन पे नियंत्रण पाने की, उन कोशिशों वो कोशिशें हमारी हार जाएगी क्योंकि हमारा नकारात्मक व्यवहार है। एनी नेगेटिव बिहेवियर इज अ सिम्टम ऑफ अ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ, कि कोई भी नकारात्मक व्यवहार लक्षण है हमारे जीवन के प्रतीकात्मक व्यवहार का, है ना। सिम्टम मतलब लक्षण, मतलब हमारा जो नकारात्मक व्यवहार है वो रिएक्ट करने लगता है नेगेटिवली, है ना। हमारा व्यवहार बिल्कुल गलत होता है, वो लक्षण दिख जाता है नकारात्मक व्यवहार में। नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट बिलीव्स, कि जो नकारात्मक व्यवहार है वो अक्सर किस चीज़ का परिणाम होता है कि जब हम कोशिश करते हैं अपने गलत और अनुपयुक्त विश्वास के साथ किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने की,
तो हमारा जो व्यवहार है वो गलत होता है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं समझ में आया तो वापस थोड़ा सा बैक करके रिपीट कर लें कि गलत और अनुपयुक्त विश्वास के साथ जब हम किसी आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम नकारात्मक व्यवहार होता है, अक्सर होता है। बिकॉज द बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी। अब क्यों? क्योंकि विश्वास जो है ना उसका वास्तविकता में उसकी कोई जड़ ही नहीं है। हमारा विश्वास कुछ भी हो लेकिन उसकी वास्तविकता में कोई जड़ ही नहीं है तो कैसे वो अपनों को अच्छा परिणाम दे सकता है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर एंड रिजल्ट्स दैट विल सेटिस्फाई द अनमेट नीड्स। तो ये जो गलत व्यवहार है ये कभी भी जो गलत विश्वास है ये कभी भी आपको ऐसा व्यवहार या परिणाम नहीं दे सकता है जिससे कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। As we apply inappropriate behavior to satisfy the need, we get trapped in a downward spiral। कि जैसे ही हम कोशिश करते हैं अपने अनुपयुक्त व्यवहार के साथ अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की तो हम एक नीचे गोल चक्करदार घेरे में स्वयं ही फंस जाते हैं। ये फंस जाने का मतलब ये कि हम खुद ही को उस जाल में फंसा देते हैं कि खुद उससे बाहर नहीं आ पाते हैं और हमारी इच्छाएं, हमारा विश्वास और हमारा व्यवहार सब खराब हो जाते हैं। तो सुधार ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना है कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है। इसके बाद 9th लॉ क्या है कि यूर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या? एस्टीम कहते हैं सम्मान को, और सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। कि हमारा जो आत्मसम्मान है वो अधिकतर हमारे भीतर से ही आना चाहिए, अंततः हमारे भीतर से ही आना चाहिए। वी ऑल सीक टू फील गुड अबाउट आवर सेल्फ एंड वैलिडेट आवर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ। अब ये जो आत्मसम्मान है, जब तक हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों का क्या सम्मान करेंगे, दूसरों को कैसे सम्मान के नजरे से देखेंगे। तो ये आगे इसी में बताया है कि हम सभी खोजते हैं कुछ ऐसे अनुभव हमारे स्वयं के लिए जो हमारे आत्मसम्मान की भावना को प्रमाणित करें, है ना। हम देखो जब बहुत खुश कब होते हैं, जब हमने कुछ बहुत अच्छा कर दिया है लोगों के बीच में, लोगों के सामने आत्मसम्मान प्राप्त कर लिया है, लोगों के सामने अपनी इज्जत बढ़ गई है। तो इस तरह के हम कुछ अनुभवों को खोजने की कोशिश करते हैं, है ना, जिससे आपके आत्मसम्मान की भावना को आप प्रमाणित करते हैं। वैसे सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन हमारी ऐसा आदत होती है कि हम उनको प्रमाणित करते हैं। बट इफ वी बिलीव दैट आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स वी मे एक्ट कॉन्ट्ररी टू आवर डीपेस्ट वैल्यूज। लिखा है कि यदि हम बिलीव करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारा जो सेल्फ वर्थ है, जो हमारा आत्म महत्व है, सेल्फ वर्थ शब्द था यहाँ पे, वर्थ यानी महत्व, कि हमारा जो आत्म महत्व है वो दूसरों के स्वीकृति पर निर्भर करता है। तो ऐसा करने से हम अपने प्रबंधन मूल्यों से, जो हमारे मूल्य हैं, उससे विपरीत करने लगते हैं व्यवहार। तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो महत्व है, देखो दुनिया में जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है ना। इसलिए खुद को कभी खुद दूसरों से कम नहीं समझना है। और यही बताया है कि दूसरों की स्वीकृति से कुछ नहीं होगा। अगर आपको पता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं तो बस वो सही ही है ना। जब आप साबित कर देंगे कि आप बिल्कुल सही है तो दुनिया जो आपसे उल्टी चल रही थी वो खुद ही आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी। तो दिस कैन बी अ हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। ठीक है ना। तो जब आप दूसरों की स्वीकृति के हिसाब से चलते हैं कि अरे यार उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, है ना, दूसरों की स्वीकृति पे नहीं, अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपके जीवन जीने का बहुत ही रिएक्टिव वे हो सकता है, बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन पे, और इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण भी हो सकता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, है ना। ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस with our own value will we find the self esteem and fulfillment that come from within। सिर्फ जब हम जीते हैं हमारे मूल्यों के अनुसार, हमारे स्वयं के मूल्यों के अनुसार,
तो जो आत्मसम्मान की भावना है और जो इच्छा पूर्ति की भावना है वो हमारे भीतर से आती है ना। हम अपने अंदर ही सब कुछ है। ये एक वर्ड आया अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस मतलब अनुसार, है ना। अकॉर्डिंग वो आईएनजी फॉर्म में, अकॉर्डेंस ये नाउन फॉर्म में। इसके बाद लास्ट और 10th लॉ देख लेते हैं। गिव मोर यू विल हैव मोर, क्या आप ज्यादा देंगे तो ही आपको ज्यादा मिलेगा। व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, कि जब एक्सेस मतलब अधिकता, है ना। जब भी आपके पास किसी चीज की अधिकता हो, जैसे क्या क्या, इसमें एक एक वर्ड को हम देख लेते हैं। वेल्थ यानी संपत्ति, टैलेंट यानी प्रतिभा, नॉलेज यानी ज्ञान, एबिलिटी यानी क्षमता या सॉरी योग्यता, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव। जब आपके पास इन चीज़ों की अधिकता हो, संपत्ति हो, आपके पास प्रतिभा हो, ज्ञान हो, क्षमता योग्यता हो, अनुभव हो, तो वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट एक्सेस विथ अदर्स इन वे दैट मेक अ डिफरेंस। तो हम एक बंधन में होते हैं, ऑब्लिगेशन यानी बंधन, कि हम एक बंधन में होते हैं अपनी उस अधिकता को बांटने के दूसरों के साथ, जिससे काफ़ी अंतर उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि हम सब टीचर लोग हैं, किसको जो भी नॉलेज है तो हम बांट रहे हैं, तो बांटने से ही बढ़ेगा, है ना। गिव मोर यू विल हैव मोर। इफ वी ऑल शेयर इन दिस वे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड, कि यदि हम इसी तरह से अपनी अधिकता को बांटते रहें तो दुनिया भर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। When we find ways to share our excess with others, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent, or even friendship, that they deserve a portion of it, that excess will grow faster than if we hoard it for ourselves. सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन देख ले मीनिंग क्या क्या है इसमें। एक तो ये लॉयलिटी कहते हैं ईमानदारी को, क्रिएटिव टैलेंट यानी रचनात्मक प्रतिभा, फ्रेंडशिप तो मित्रता को कहते हैं, डिजर्व यानी हकदार को कहते हैं, पोर्शन यानी भाग को कहते हैं। एक 6 नंबर लिखा है नीचे लास्ट लाइन में, होर्ड, होर्ड करना मतलब कि जमाखोरी करना, उसको इकट्ठा करके रखना। तो बताया है कि जब हम ऐसे अपनी अधिकता को बांटने के रास्ते खोज लेते हैं, है ना, खास तौर पे जब वो कठिन परिश्रम, ईमानदारी के साथ, सृजनात्मक प्रतिभा के साथ, और या फिर मित्रता के साथ, इन किसी भी रास्तों के जरिए यदि आप अपनी अधिकता को बांटने का रास्ता खोज लेते हैं, और किसको बांटने का, कि जो उसके भाग के हकदार हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो वो अधिकता है वो और तेजी से बढ़ेगी, न कि उसको खुद के लिए इकट्ठा करके रखने से होगी, है ना। वो इकट्ठा करके रखने से नहीं बढ़ेगी, वो दूसरों को बांटने से बढ़ेगी। तो गिव मोर यू विल हैव मोर, ये कहावत है, एक मुहावरा है, बोलते हैं। तो ये कुछ 10 नियम है, सभी में अपनी अपनी अलग अलग सीख बताई हुई है सफल होने की। सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और इनको जीवन में अपने प्रबंधन मूल्य बनाए, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण करें, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले, अपने आत्मसम्मान की भावना को ध्यान दें, अपनों को जो आता है, जो ज्ञान है उसको बांटे, जो भी जिस चीज की अधिकता आपके पास जो है। तो अब एक 2 लाइन और बताइए इसमें कि दिस 10 लॉज वर्क, कि 10 नियम कार्य करते हैं। देखो, जो सफल होने के लिए इन नियमों पे चलते हैं तो उन्हीं के लिए काम करते हैं, जो इन पे चलेंगे नहीं उनके लिए कैसे काम करेंगे। I know this from my own experience and from the experiences of thousands of others who have put them to the test. तो ये लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि ये मैं अपने अनुभव और दूसरे हजारों लोगों के अनुभव से कह रहा हूँ, या पता है मुझे उनके अनुभव से, जिन्होंने खुद को इस टेस्ट में झोंका है ना, यानी कि इन 10 नियमों का पालन करने में खुद को लगाया है। तो ये राइटर है हिरम डब्ल्यू स्मिथ, नाम याद नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि पोयम के ही आपको पोइट के नाम याद रखना है। तो देखिए, ये तो हो गया अपना लेसन। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हमारे सिलेबस के इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हमें पता ही है शिवलाल की गाइड में से लिखना है। कौन सा लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, वो मैं बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनों को पता हो। तो ऊपर से फर्स्ट से लेके तो
ये सभी लिखना है। ये ऊपर के 7 क्वेश्चन आंसर लिखना है। एक बार और मैं ले आऊँ नीचे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास ये नहीं हो तो, ठीक है ना। ये 4 आंसर तो अपनों को लिखना ही लिखना है। इसके बाद ये 5, 6, 7 ये भी लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद 8वां नहीं लिखना है, 9वां भी नहीं लिखना है, 8वां 9वां नहीं लिखना है। इसके बाद ये 10वां वाला आंसर लिखना है और जो 11 और 12 दिए हैं ये वाला नहीं लिखना है और लास्ट जो 13वां आंसर है इसको लिखना है, ठीक है ना। तो हमने जो लिखना है वही लिखें, सब कुछ नहीं लिखें। कॉपी कंप्लीट कर लें, यहाँ पे 5वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा। हम 6ठा लेसन और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम राइटिंग सेक्शन और दूसरे टॉपिक को भी देखना स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको रिवाइज करते रहे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं 6ठा पार्ट कंप्लीट होने के बाद बता दूंगा, तो हम वो ही आंसर याद पहले करें, है ना। लिख तो और भी बहुत कुछ रहे, लेकिन फिर भी शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या पहले याद करके रखना है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम देखते हुए आगे पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।